नमस्कार, बहुत स्वागत है। वक्त हो गया खबर दोपहर का। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह और शुरुआत बुलेटिन की 12 से आ रही बड़ी खबर से करते हैं, जहां पर छबड़ा थर्मल कर्मियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कर्मचारियों ने मुख्य द्वार पर जमकर नारेबाजी की है। जॉइंट वेंचर के विरोध में कर्मचारी प्लांट के निजीकरण को लेकर जो तैयारी की जा रही है उसका विरोध कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। कर्मियों का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। छबड़ा थर्मल पावर प्लांट ये है जहां पर कर्मियों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। प्लांट के निजीकरण करने की तैयारी का ये विरोध देखने को मिल रहा है, जहां पर सारे कर्मचारी मुख्य गेट पर एकत्रित हुए हैं और पूरी तरीके से काम बंद करके प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल प्लांट के निजीकरण करने की तैयारी का ये विरोध किया जा रहा है कर्मचारियों के द्वारा। जॉइंट वेंचर के विरोध में ये कर्मचारी हैं। आरपीएससी ने ईओ आरओ भर्ती परीक्षा 2022 को रद्द कर दिया गया है। यह परीक्षा अब दोबारा होगी। 111 पदों के लिए हुई परीक्षा में पेपर लीक और ब्लूटूथ से नकल के सबूत मिले थे। एसओजी की जांच में इन गड़बड़ियों की पुष्टि हुई थी। साथ ही इस मामले में अब 17 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इसी के आधार पर आरपीएससी ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। जांच एजेंसी की रिपोर्ट में तथ्यों के आधार पर परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। यह परीक्षा राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी वर्ग चतुर्थ 2022 परीक्षा थी। अब जल्द ही ईओ भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। और वहीं सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ अभ्यर्थी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर परीक्षा को रद्द नहीं करने की भी मांग हो रही है। जयपुर में शहीद स्मारक पर चयनित अभ्यर्थियों के परिजनों ने परीक्षा को यथावत रखने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। दरअसल एसआई भर्ती परीक्षा में अब तक 50 से अधिक फर्जी नकलची अभ्यर्थी पकड़े जा चुके हैं, जिसके बाद से परीक्षा को रद्द करने की मांग चल रही है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि सरकार दोषी आरोपियों की पहचान करे, लेकिन निर्दोष अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं किया जाए। जो दोषी हैं उनको तो पकड़ा जाए और बड़े मगरमच्छ उनको भी पकड़ा जाए। भर्ती रद्द करने से तो बेगुनाह हैं वो मारे जाएंगे और गुनहगार आज़ाद हो जाएंगे। भर्ती को रद्द ना करें और गुनहगारों को पकड़ें और नई भर्ती नए सिरे से नया जो काम करेंगे उनमें कोई फर्जीवाड़ा ना हो, इस तरीके से काम करें। सर, ये जो भर्ती 2021 थी सब इंस्पेक्टर की, जो कि 859 पदों के लिए थी, सबको ज्ञात है। और सर, क्योंकि इसमें 3 स्टेज होती, जो भी बच्चों ने क्लियर की तब तक भी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। और अब जब आज तो आरएसी की जो है पासिंग आउट परेड है, मतलब आप देखिए वो जो 30-40 बच्चे हैं वो तो बन जाएंगे सब इंस्पेक्टर, पासिंग आउट हो गई है। तो इन बच्चों के साथ ये रद्द करने का क्यों कर रहे हैं? रद्द करके क्या सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं आप? मैं सरकार से ये पूछूंगी कि हर बार हर भर्ती में घोटाला हो रहा है। हर एग्जाम आपको भी ज्ञात है कि कभी पेपर लीक होगा, कभी इंटरव्यू में गड़बड़ है, कभी फिजिकल में गड़बड़ है। तो आप उस पे क्यों नहीं काम करते कि गड़बड़ क्यों हो रही है? आज हम पानी में डूबते हैं तो हाथ पैर तो मारते हैं। पुलिस साइबर ठगों पर नकेल का दावा कर रही है। इधर भिवाड़ी में साइबर अपराधियों ने बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट रखा। 78 लाख रुपए उससे ऐंठ भी लिए हैं। पीड़ित ने फूलबाग थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। यह घटना 17 अक्टूबर की बताई गई है। पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया है कि घटना वाले दिन उनके पास अनजान नंबर से फोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का पुलिस अधिकारी बताते हुए रविंद्र से कहा कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा मामला है। गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया। आरोप यह है कि उन्होंने नरेश गोयल के साथ मिलकर एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। साइबर अपराधी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए 50 लाख रुपए की मांग की। पीड़ित ने डर और भ्रम में फंसकर कॉल करने वाले के बताए बैंक खाते में 50 लाख रुपए ट्रांसफर भी कर दिए। इसके बाद ठग ने एक बड़े अधिकारी के रूप में बात करते हुए उन्हें फिर से धमकाया। 2 और मौकों पर उनसे 15 लाख और 13 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। कुल मिलाकर 78 लाख रुपए देने के बावजूद साइबर ठग परेशान करने लगा। तो रविंद्र ने अपना बेटे को यह पूरा वाकया बताया। तब जाकर पता चला कि रविंद्र को डिजिटल अरेस्ट करके रकम ऐंठ ली गई है। कुमार सिंबल है, जो 28 साल की उम्र है उनकी, अपने आशियाना उत्सव में निवास करते हैं। इन्होंने दर्ज कराया है कि सर मेरे पास पुलिस अधिकारी बनकर के व्हाट्सएप कॉल आया और उसने बताया कि आपका मनी लॉन्ड्रिंग में आपका वारंट जारी हुआ है और आप उसको बातें करके उससे पहले 50 लाख रुपए सिर्फ टुकड़ों में वो डला करके टोटल 85 लाख रुपए करीबन उन्होंने डला लिया 18 तारीख से और 22 तक।
छतरपुर में एक ऐसे प्रेमी जोड़े ने कोर्ट मैरिज की है। आपको बता दें कि दोनों को ऑनलाइन लूडो खेलते खेलते प्यार हो गया। वो प्यार इस कदर हुआ कि परिवार के बंधन भी उन्होंने तोड़ दिए। आपको बता दें कि अमन अग्रवाल छतरपुर का रहने वाला है और लड़की राजस्थान के कोटा की रहने वाली है। लड़की के परिजन इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए दोनों ने छतरपुर में शादी कर ली है, जिसकी हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 2 वर्षों से इन लोगों के बीच में लूडो गेम खेलते खेलते व्हाट्सएप में दोनों के बीच में प्रेम हुआ। और चूंकि ये प्रियंका नाबालिग थी और इसने एक बार इसको 3-4 माह पहले वहाँ राजस्थान कोटा बुलाया था। ये वहाँ गया और वहाँ पे ये प्रियंका के घर वालों ने इसके साथ बहुत मारपीट करी थी। और ये प्रियंका अपनी मर्जी से, जब इसकी उम्र 18 साल 3 महीने हो गई, तो यहाँ छतरपुर आके इन लोगों ने हमें बताया कि हम लोग शादी करना चाहते हैं और बालिग हैं। तो मैंने हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार इन दोनों के बीच में विवाह संपन्न कराया। अदालत में हमने शादी की है और वकील साहब को यहीं पर माला पहना था, यहीं पे माला पहना, सिंदूर लगाया, शादी की दोनों ने। तो यहाँ पर क्यों करनी पड़ी शादी? इनके घर वाले राजी नहीं थे। हम एक बार गए थे तो उन्होंने मारपीट के भगाया था। अब वो खुद स्वयं आई है चल के यहाँ पे, तो हमें शादी करनी पड़ी। आप लोगों का परिचय कहाँ से हुआ था? हमारा परिचय एक गेम द्वारा हुआ था, लूडो गेम था। उससे हमारी परिचय हुई थी, मुलाकात हुई थी, फिर नंबर दिया, फिर नंबर से व्हाट्सएप चला, तो उसके बाद 2 साल बात की, तो उसके बाद ये शादी कर ली। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी एनआईए ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया। और इतना ही नहीं, उसकी जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की है। सलमान खान के घर हमला और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी उसके शामिल होने की बात सामने आ रही है। ये रिपोर्ट से समझिए। अनमोल बिश्नोई पर एनआईए का शिकंजा। अनमोल बिश्नोई मोस्ट वांटेड घोषित। जानकारी देने वाले को 10 लाख का इनाम। एक तरफ जेल में रहकर जुल्म की दुनिया में बादशाहत कायम करने वाला गैंगस्टर लॉरेंस है, तो दूसरी तरफ उसका भाई अनमोल बिश्नोई है, जिसे एनआईए पूरी शिद्दत से तलाश रही है। इस बीच एनआईए ने अनमोल बिश्नोई पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, उसे मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाल दिया है। साथ ही इसकी जानकारी देने पर 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की गई है। सलमान के घर फायरिंग हो या फिर 12 अक्टूबर को मुंबई में की गई एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का मामला हो, दोनों ही घटनाओं में लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई की संलिप्तता पाई गई है। मुंबई पुलिस ने 14 अप्रैल को सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था, क्योंकि अनमोल बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर इस घटना की जिम्मेदारी ली थी। सलमान खान के घर फायरिंग और बाबा सिद्दीकी की हत्या के अलावा अनमोल बिश्नोई मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में भी आरोपी है। बार बार ठिकाने बदलने वाला अनमोल बिश्नोई पिछले साल जहां केन्या में, तो इस साल उसे कनाडा में देखा गया था। साल 2023 में जांच एजेंसी ने अनमोल बिश्नोई उर्फ भानु के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो अनमोल फर्जी पासपोर्ट के सहारे भारत से भाग गया। अब वो अमेरिका में रहकर लॉरेंस के इशारे पर अपराध को अंजाम दे रहा। बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में मुंबई पुलिस का कहना है कि अनमोल बिश्नोई उन शूटर्स के संपर्क में भी था जिन्होंने 12 अक्टूबर को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की उनके बेटे के ऑफिस के बाहर हत्या कर दी थी। पुलिस की माने तो अनमोल बिश्नोई ने कनाडा और अमेरिका से काम करते हुए सोशल मीडिया एप्लीकेशन स्नैपचैट के जरिए आरोपियों से संपर्क बनाए रखा था। उसने स्नैपचैट पर बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी की एक तस्वीर भी आरोपियों को साझा की थी। अनमोल बिश्नोई कथित तौर पर अपने ठिकाने बदलता रहता है और पिछले साल उसे केन्या और इस साल आपको जोधपुर से बता रहे हैं, ये माफी चाह रहे हैं, ये जो
कोर्ट में पेशी की जा रही है ईओ भर्ती पेपर लीक केस में। 17 जो आरोपी पकड़े गए हैं उनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। पिछले ही दिनों ये 17 लोगों की अलग अलग जगहों से गिरफ्तारी हुई है, उसमें जोधपुर भी शामिल है, साथ ही साथ आपको बता दें नागौर में भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और इसी सिलसिले में कुछ अजमेर से भी गिरफ्तारी हुई थी। अब 17 लोगों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। हालांकि आरपीएससी की तरफ से ये जो इम्तिहान हुआ था, ये जो परीक्षा हुई थी, ये रद्द कर दी गई है। न्यूज 18 की टीम ग्राउंड पर मौजूद और इन 17 आरोपियों को जब पेश किया जा रहा है, विष्णु शर्मा भी लगातार हैं। अगर आवाज विष्णु को मिल पा रही होगी तो वो पूरा आंखों देखा हाल बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको ये जानकारी तस्वीरों के जरिए बताते हैं किस तरह से एक एक शख्स को पेश किया जा रहा है। और जाहिर तौर पर पुलिस की तरफ से पुलिस रिमांड मांगी जाएगी। पुलिस रिमांड मांगने का मकसद यही होगा कि इन सभी से पूछताछ की जा सके, पता लगाया जा सके कि इनके तार किस किस से जुड़े हुए हैं, कौन कौन और इनके गैंग में या इनके साथ शामिल हैं, कहां कहां उन्होंने पर्चा बेचा है, कौन कौन लोग इसमें पूरी तरह से शामिल हैं, तो ताकि जांच का दायरा और बढ़ाया जा सके। तो फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आज जो है कोर्ट में पेशी होनी है इन सभी आरोपियों की, और इसमें जो है 12 तो अभ्यर्थी हैं और बाकी के जो है वो सहयोगी हैं। तो इन सभी लोगों को यहां पर लेकर पहुंची है टीम। अब यहां पर देखना होगा कि क्या आगे जो है इनकी रिमांड और मिल पाती है, क्योंकि एसओजी की टीम जो है वो आगे रिमांड जरूर मांगेगी ताकि और इनसे पूछताछ की जा सके। तो इसमें अभ्यर्थी भी हैं, सहयोगी भी हैं। संवाददाता विष्णु हमारे इस वक्त वहां पर मौजूद है। विष्णु, तस्वीरें तो हम लगातार देख रहे हैं, जरा एक्सप्लेन करिए इस वक्त कितना और समय लगेगा इन्हें कोर्ट में पेश करने के दौरान? अभी देखिए, कुल 19 आरोपियों को लेकर के ईओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण से जुड़े हुए 19 आरोपियों को लेकर के एसओजी की टीम इस वक्त कोर्ट पहुंची है, जिसमें गैंग के सरगना बताए जा रहे तुलसीराम कालेर शामिल है। उसके अलावा अन्य जो आरोपी शामिल है, 12 अभ्यर्थी इसमें बताए जा रहे हैं और वहीं पर 5 सहयोगी और 2 अन्य जो मुलजिम जो बताए गए हैं उनको यहाँ पर लाया गया है। इस वक्त ये देख रहे हैं कि भारी पुलिस जाब्ते के बीच में सीआई ओम प्रकाश मातवा, सुरेश चंद और हरिपाल सिंह राठौड़, इनकी अगुवाई में इनको लेकर के टीम इस वक्त कोर्ट पहुंची है। यहाँ उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, चूंकि 20 अक्टूबर को कोर्ट में पेश करके सभी आरोपियों को 5 दिन के रिमांड पर लिया गया था और 5 दिन पर रिमांड पर लेने के बाद में आज जब इन सभी आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। कुछ आरोपियों को लेकर के पुलिस जो है लिफ्ट से लेकर गई है, वहीं पर कुछ आरोपी जो लिफ्ट के जरिए और कुछ आरोपी सीढ़ियों के जरिए यहाँ से ले जाए जा रहे हैं। चूंकि संख्या काफी आरोपियों की, ऐसे में एसओजी की टीम अलग अलग रास्तों से सभी आरोपियों को लेकर के कोर्ट में पहुंच चुके हैं। दिखा रहे न्यूज 18 राजस्थान पर ये खास एक्सक्लूसिव विजुअल्स, जिनमें देख सकते हैं ये जो है तुलसीराम देखिए, न्यूज 18 की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं तुलसीराम, जिसको एसओजी ने माना कि यही ईओ भर्ती परीक्षा और अन्य परीक्षाओं में उनका नाम शामिल रहा है एज ए गैंग सरगना, नकल माफिया के तौर पर, और एसओजी लगातार इनसे पूछताछ कर रही थी। तो कई बड़े मामले जो खुलने आने वाले दिनों में, लेकिन सबसे बड़ी एसओजी के लिए सफलता यही है कि एसओजी के खुलासे के बाद आज आरपीएससी ने ईओ भर्ती परीक्षा को, जो कि 111 पदों के लिए आयोजित की गई थी, उसको रद्द कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया और आने वाले दिनों में इस भर्ती परीक्षा में आने वाले दिनों में ये एग्जाम यहाँ पर होगा। एक बार बात करने की कोशिश करते हैं जो एसओजी के अधिकारी, उनसे बात करते हैं। ओम जी साहब, कितने लोगों को यहाँ पर लाया गया है आज पेशी के लिए? अभी ये तो आईओ साहब भी बताएंगे, लेकिन तकरीबन 17 लोग हैं। हाँ, तुलसीराम भी शामिल है? हाँ, तुलसीराम जी शामिल है। कितने लोग शामिल हैं अभी कुल 19 आदमी को लेकर गए हैं, जिसमें तुलसीराम भी शामिल है। हाँ सर, ठीक है। तो देखिए, एसओजी के अधिकारी बता रहे थे कि इसमें ऐसा एसओजी के अधिकारी बता रहे थे, और इसी में एसओजी के अधिकारियों के मुताबिक 19 लोगों को यहाँ पर लाया गया था और उनमें 19 लोगों में 12 अभ्यर्थी शामिल हैं, 5 सहयोगी शामिल हैं, 2 ने भी इस वक्त लाया गया। तो माना जा रहा है कि बाद में और भी गिरफ्तारियां एसओजी की ओर से इस केस में हुई, लेकिन एसओजी के लिए बड़ी सफलता ये कि ईओ भर्ती को रद्द कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार एसआई भर्ती पेपर लीक प्रकरण को जो एक सवाल बना हुआ है कि क्या राजस्थान सरकार एसआई भर्ती परीक्षा को भी लीक रद्द करेगी, निरस्त करेगी, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल ईओ की भर्ती परीक्षा की और बात करें या इन आरोपियों की बात करें, विष्णु का मेरी आवाज आपको मिल रही है, तो जो
एसओजी के रिमांड पर थे पिछले 4-5 दिन। ये क्या कुछ कबूलनामा इन्होंने किया है, अपने बाकी और सहयोगियों के बारे में इन्होंने कुछ जानकारी दी, और आज कोर्ट में पेशी के दौरान कुछ पता चल पाया एसओजी और रिमांड मांगेगी या फिर जुडिशियल कस्टडी में जाएंगे? देखिए, आज पेशी के दौरान हेमंत आपकी आवाज, रविंद्र आपकी आवाज जो है मुझे साफ नहीं यहाँ पर आ पा रही है, लेकिन मैं बताना ही चाहूंगा कि 12 अभ्यर्थी इसमें शामिल है। नकल सरगना जो है तुलछाराम कालेर, वो इसमें शामिल है। 5 सहयोगियों में तुलछाराम का नाम सामने आ रहा है, साथ में 2 लोगों यानी कुल 19 लोगों को पेश किया जा रहा है एसओजी की ओर से। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, अगर आवाज मिल रही हो आपको विष्णु, मैं समझ सकता हूं वहां पे काफी शोर शराबा भी है, नेटवर्क भी प्रॉब्लम है, लेकिन ये जानना चाह रहे हैं कि इन 4-5 दिनों की एसओजी कस्टडी में क्या कुछ कबूलनामे खुलासे हो पाए हैं, कुछ सूत्रों से जानकारी मिली है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस पूरे मामले में डम्मी कैंडिडेट बन करके एग्जाम दिलवाने की बात सामने आई है, साथ में परीक्षा से पहले पेपर को लीक करके पढ़वाने की बात इसमें सामने आई है। करीब 15 से 20 लाख रुपए में ईओ भर्ती का पेपर खरीदने की बात लगभग इसमें बताई जा रही है। हालांकि क्योंकि एसओजी के लिए बड़ा मुश्किल था इन लोगों से पूछताछ करना, चूंकि अभ्यर्थी काफ़ी इस वक्त कह सकते चालाक हैं और काफ़ी जवाब देने में मुकर रहे हैं, कई बयान बदल रहे हैं, लेकिन एसओजी की तफ्तीश में ये सामने आ चुका है, चूंकि नकल सरगना इसमें शामिल थे कि डम्मी कैंडिडेट बना करके बैठ करके एग्जाम को दिलवाया गया, पेपर लीक करके यानी परीक्षा से पहले पेपर को पढ़वाया गया, ऐसे में चयन हुआ। लेकिन इसकी जो पूरी कहानी है, जो खुलासा है, वो होता है आरपीएससी की गोपनीय सूचना के आधार पर। दरअसल इस एग्जाम के बाद में जो 111 अभ्यर्थियों का जो चयन हुआ, उनकी पात्रता जांचने के लिए काउंसलिंग के नाम पर उनको बुलाया गया आरपीएससी के द्वारा, और जब आरपीएससी के सदस्यों ने, उनकी एक टीम ने इन अभ्यर्थियों से उनकी पात्रता जांच करने के लिए जो सामान्य सवाल पूछे, तो साफ ये हुआ कि ये लोग सामान्य ज्ञान के सामान्य से प्रश्नों का जवाब भी दे नहीं पा रहे थे। साथ में नागौर में ही एक ही गांव के, एक ही तहसील के रहने वाले 6 लोगों का इस ईओ भर्ती में चयन हुआ था, और वे सभी आरपीएससी की काउंसलिंग में बिल्कुल पूरी तरीके से फेल हो चुके थे। ऐसे में जब आरपीएससी को शक हुआ तो उसने गोपनीय रिपोर्ट बना करके एसओजी को सौंपी, जिसमें एसओजी ने अलग अलग मुकदमे दर्ज किए। करीब 3 महीने तक एसओजी की अलग अलग टीमों ने एडीजी वीके सिंह और डीआईजी परेश देशमुख के अगुवाई में यहाँ पर टीमों ने जो जानकारी जुटाई, निगरानी की। आखिरकार तुलछाराम जो कालेर, उसके अलावा भतीजे पोराव कालेर और उनकी सहयोगियों को पकड़ा। और जो आपने देखा होगा कि 1 सप्ताह पहले एसओजी की टीमों ने राजस्थान में 30 जगहों पर 28 लोगों को पकड़ा, संदिग्धों को पकड़ा। उनमें से पूछताछ के बाद 17 लोगों को गिरफ्तार किया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आरपीएससी की जो एक पात्रता जांच परीक्षा होती काउंसलिंग की, उसी में खुलासा हुआ कि ये लोग जो है कहीं ना कहीं नकल करके इस परीक्षा में पास हुए, और उस गोपनीय रिपोर्ट को बना करके आरपीएससी ने एसओजी को भेजा, और आखिरकार इस पूरे खेल का उजागर हुआ। 7 दिन के भीतर एसओजी ने अपनी जांच में प्रमाणित मान लिया कि परीक्षा का पेपर पहले ही लीक हो चुका था, जिसकी रिपोर्ट एसओजी ने बना करके आरपीएससी को भेजी, और आखिरकार आरपीएससी ने रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी। और महज इस खुलासे के 7 दिनों के भीतर राजस्थान सरकार ने ईओ भर्ती परीक्षा को रद्द करने की, निरस्त करने की हरी झंडी आरपीएससी को दी, और आज आरपीएससी ने इस परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया। और बिल्कुल विष्णु, क्या अभी और इनकी रिमांड एसओजी की ओर से मांगी जा सकती है? क्या लग रहा है आपको, क्योंकि अभी और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस पूरे मामले में एसओजी आज कम से कम 5 से 7 दिन का रिमांड जरूर इन अभ्यर्थियों को मांगेगी, चूंकि इस पूरे प्रकरण में अभी और लोगों का गिरफ्तार होना बाकी है, गिरफ्त में आना बाकी है, और उनसे खुलासे होना बाकी है। तो रकम की जो डील हुई थी वो कहाँ हुई थी, पेपर कहाँ कहाँ पर दिए गए थे, चूंकि 12 जो अभ्यर्थी, उनमें 5 से 7 तो गवर्नमेंट कर्मचारी यानी 5 लोग ऐसे हैं जो सरकारी। ठीक है विष्णु, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। और इस बीच एक जोधपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। जोधपुर में एक बार फिर से फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एक ही फ्लाइट को तीसरी बार बम से उड़ाने की यह थ्रेट मिली है। देखिए, फ्लाइट को सुरक्षित लैंड भी करवा दिया गया है। इंडिगो की फ्लाइट 6E133 को फिर से उड़ाने की बम से धमकी मिली है। फ्लाइट को ले जाया गया आइसोलेशन वे पर, यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। फ्लाइट की जांच की जा रही है, क्योंकि लगातार जो है ये तीसरी बार ऐसा हुआ है कि एक ही फ्लाइट में बम से उड़ाने की धमकी मिली है। फिलहाल जो सुरक्षित लैंडिंग है वो हो गई है।
और दौसा से बड़ी खबर आपको बताते हैं, यहां पर नामांकन सभा में गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी अध्यक्ष ने डांस किया। तेजल सुपर डुपर सॉन्ग, इससे पहले भी डांस करते रहे, बोलते कुछ नहीं है, सुन लेते हैं और देखते हैं। तो गोविंद सिंह डोटासरा डांस करते हुए और पीछे मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठे हुए मुख्यमंत्री, या कहें कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहां पर मौजूद। ये अपने पार्टी के प्रत्याशी के लिए चुनावी सभा में आपने तस्वीरें देखी। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं बीजेपी की, क्योंकि खिवसर से बीजेपी प्रत्याशी रेवंत राम डांगा ने आज अपना नामांकन दाखिल कर लिया। इस दौरान सरकार के 3 मंत्री चावर सिंह गर्रा, गजेंद्र सिंह खिवसर, मंजू बागमार जो है इस दौरान मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद बीजेपी के नेताओं ने जीत का दावा किया। इस दौरान ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जो सीएम बनने की बातें करते थे वो एक सीट पर सिमट गए हैं और अपने पार्टनर्स को धोखा देने के कारण अकेले रह गए। आपको बता दें कि खींवसर सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है और काफी रोचक माना जा रहा है। वहीं रेवंत राम डांगा ने कहा है कि हम चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं और चुनाव में मैं नहीं, खींवसर की जनता लड़ रही है। वहीं मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने भी बीजेपी की जीत का दावा किया। मंत्री झावर सिंह खर्रा और राज्य मंत्री मंजू बागमार ने सभी सीटों पर जीत का दावा किया, बीजेपी की जीत का दावा किया। इसको गति मिलेगी, सरकार के साथ खींवसर की जनता प्रतिनिधि चुन के भेजेगी और सरकार के साथ हमारी खींवसर की भागीदारी होगी तो 100% इस क्षेत्र का विकास होगा जो पिछले 20 साल से अवरुद्ध है। और हाँ, हम सब लोग साथ में लगेंगे। रेवंत डांगा जी को हमारी तरफ से प्रत्याशी बनाया गया भारतीय जनता पार्टी का। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके का जोश लोगों में देखने को मिल रहा है, रेवंत डांगा जी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। सभी नेता जो हैं और कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, साथ में लग के और इसको जीत का जो अंतर है उसको बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मूलभूत लक्ष्य यही है कि पानी बिजली की समुचित व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था सुधार। और पिछले 10 महीने में राजस्थान की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में इन कामों को करने में सफल रही है। आप अगर रिकॉर्ड देखें कि खींवसर विधानसभा का, ये एक्चुअल फैक्ट बता रहा हूँ कि विकास कब हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी पावर में थी। आप रिकॉर्ड खोल के आप देख लो, हमारा विकास कब हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी थी। जनता विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन दौसा से कांग्रेस प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा ने अपना पर्चा भर लिया है और इस दौरान बीजेपी सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। बैरवा ने कहा कि हम कांग्रेस की नीतियों को लेकर चुनावी मैदान में जाएंगे, साथ ही बीजेपी की 10 महीने की सरकार के कार्यकाल की नाकामियों को भी गिनाएंगे। ने नामांकन दाखिल कर दिया है। दीनदयाल बैरवा, जिनको डीसी प्रधान के नाम से जानते हैं, नॉमिनेशन करने के बाद अब फील्ड में जा रहे हो, चुनावी मैदान में किन किन मुद्दों को लेकर जा रहे हो, कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव को लड़ रही हो? देखो, अभी हमने नामांकन दाखिल कर दिया है, उसके बाद हमारी गहलोत साहब और हमारे बड़े नेता आ रहे हैं, हम नामांकन रैली होगी, उसके बाद हम ये 2-3 दिन बाद में हमारे चुनाव प्रचार चालू हो जाएंगे। मुद्दे हमारे तो बीजेपी कांग्रेस का विचारधाराओं के हिसाब से अपने अपने मुद्दे लेकर जाएंगे। हम कांग्रेस के आदमी हैं, कांग्रेस ने हमको यहाँ मौका दिया है। कांग्रेस की जो हमारी सरकार की जो योजनाएं थी, इन्होंने जो उनको बंद कर दी, कईयों को इन्होंने ठंडे बिस्तर में डाल दी। बहुत सारी योजनाएं, जनहित की योजना, किसानों की योजना, युवाओं की योजनाएं थी, उन लोगों ने उसको वो कर दी है। और इसी के साथ खबर दोपहर के बुलेटिन में फिलहाल अभी इतना है। बाकी